कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सोनालिका ट्रैक्टर, हर किसान की पहली पसंद। अधिकृत विक्रेता वीरेंद्र पूनम पटेल, साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, गल्ला मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर। नमस्कार, मैं हूं शाहबाज। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है। प्रत्याशी मैदान में है, लगातार जनता के बीच वो पहुंच रहे हैं, जनसंपर्क जारी है। और सागर जिले की सुर्खी विधानसभा में भी उपचुनाव होना है, इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सागर टीवी न्यूज के न्यूज हेड तारिक हाशमी जी और अनुज गौतम, जो कि सागर टीवी न्यूज के संवाददाता है। सर, गोविंद सिंह राजपूत भारतीय जनता पार्टी से मैदान में है और पारुल साहू जो है वो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं। लगातार दोनों का जनसंपर्क जारी है, जनता के बीच ये पहुंच रहे हैं। सर, क्या माना जा सकता है कि जो गोविंद सिंह राजपूत हैं वो कहां पर ताकतवर हैं या पारुल साहू जो है वो कहां पर कमजोर साबित हो सकती हैं? गोविंद सिंह राजपूत पिछले 6 महीने से लगातार जनता के बीच में हैं और मंत्री रहे, तब भी वो क्षेत्र में रहे लगातार। उन्होंने उसके बाद जब वो पार्टी बदली और भाजपा में आ गए, फिर दूसरा के मंत्री बने, तो जनता के बीच में रहे। उन्हें पता था कि चुनाव होना है, चुनाव के बीच में जाएंगे। कांग्रेस को किसी को पता नहीं था कि कौन चुनाव में कब होगा, कौन प्रत्याशी होगा। पारुल साहू को वक्त कम मिला। गोविंद सिंह राजपूत लगभग पूरा जो है सुर्खी विधानसभा के गांव-गांव तक वो घूमा और सब लोगों से वहाँ पे वो मिल भी आया। गोविंद सिंह राजपूत की वहाँ पे अच्छी पेंट है, क्योंकि मंत्री भी थे, विधायक भी रहे और कई बार विधायक भी रहे। वहाँ से चुनाव लगातार छोड़ा नहीं उन्होंने, सुर्खी को एकदम अपनी ग्रिप में बनाए रखा। लेकिन पारुल साहू के साथ कमजोरी ये है कि उन्हें टिकट से कुछ दिन पहले, आचार संहिता लगने से कुछ दिन पहले वो कांग्रेस में आए। फिर जनाब वो आचार संहिता लग गई। अब आचार संहिता लग गई तो अब थोड़ी बंदिशें लग जाती हैं ना, तो बंदिशें तो लगी हैं, लेकिन चलिए मान लीजिए गोविंद राजपूत का विरोध भी होगा, लेकिन जो विरोध होगा, जो टीम है गोविंद राजपूत के साथ, वो मतदाता को उठा के पोलिंग बूथ पे ले जाती है। पोलिंग बूथ पे उनका एक एजेंट रहेगा और वो वोट डलवाएगा उनसे। ये पारुल साहू के पास ये टीम है क्या? क्योंकि विधायक तो वो भी नहीं है ना वहाँ से। अब देखना यही है कि पारुल साहू क्या अपना जो उनकी टीम है वो उनके साथ काम कर रही है, नहीं कर रही, कर रही है कि नहीं कर रही, ये पारुल साहू को देखना पड़ेगा, उनके मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा। गोविंद राजपूत पूरी ग्रिप बनाए हुए सुर्खी विधानसभा पे, कौन सी कहाँ पर कैसा पोलिंग बूथ, कौन सी जगह पे कौन रहेगा, पूरा उनका एक वॉर रूम है और उसमें वो बाकायदा बैठ के जो है उनके सिपह सालार कहें या उनके समर्थक कहें, कार्यकर्ता कहें, वो बिल्कुल एक एक चीज़ पे पैनी निगाह रखे हुए हैं। अच्छा, अब पारुल साहू के साथ दिक्कत ये वही आएगी कि वो मतदाता को उठा के जो पोलिंग बूथ तक लेके जाना है, फिर उसके बाद उसको वोट अंदर तक, उसको जो अंदर एजेंट जो कांग्रेस का रहेगा वो कैसा रहेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कांग्रेस में दिक्कत है वो यही है कि जो उनका जो फील्ड वर्क है, जो जिस दिन मतदान होना है, जब मतदान होगा उस दिन का पोलिंग बूथ पे तो कम से कम 4 आदमी होने चाहिए है ना। लेकिन अब वो 4 आदमी हर पोलिंग बूथ पर होंगे कि नहीं होंगे, हर उस मोहल्ले में, हर उस गली में, वहाँ पर वो 4 आदमी जाते हैं और लेके आते हैं, मतदाताओं को घर से निकालते हैं। इस बार क्या होगा ये देखना होगा। बस यहीं पर पारुल साहू जो है, मेरे समझता हूँ कि गोविंद सिंह राजपूत के मुकाबले में पारुल साहू यहाँ कमज़ोर अभी भी है। मतलब मेहनत तो करनी होगी। ये चुनाव तो मेहनत का ही है ना। ये चुनाव बिना मेहनत के कोई नहीं जीत सकता। या उपचुनाव है, 28 सीटों पे तो कुल चुनाव होना है, उसी में सत्ता का बनी रहेगी, ये बिगड़ जाएगी। तो सबकी राजनीति का, सबकी अपनी अपनी जो 28 भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट होंगे उनकी तो पूरी दाव पे लगी हुई है ना साहब। और पारुल साहू के साथ में, पारुल साहू जो है कांग्रेस में आई हैं, उनको टिकट दिया गया है, आई इसी बात पे नहीं है ना वो तो कि उनको टिकट मिलेगा, और बना दिया उनको प्रत्याशी, घोषित कर दिए, नाम कर दिए घोषित। अच्छा, लेकिन अब क्या वो जो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता जो पुराना है वो साथ दे रहा, वो नहीं दे रहा, तो पारुल साहू के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो उनका साथ देंगे। यहाँ पे सब कुछ देखना पड़ेगा और यही तय करेगा। मैं समझता हूँ जो आखिरी दिन होगा ना चुनाव का, जो वोट डालने के लिए, ले जाने के लिए जो अंदर का एजेंट होगा,
वो ही तय कर पाएंगे कि दरअसल ये चुनाव किस तरफ जाएगा। बिल्कुल सर, ये इस बात से मैं एक बात जो सवाल जहन में आता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अभी पूरे तरीके से मैदान में दिख नहीं रही है सुर्खी क्षेत्र में, लेकिन सर जो आखिरी के 8 से 10 दिन रहते हैं सर, उन दिनों में सर क्या माना जाए कि वो जो समय रहेगा तो उसमें कुछ उथल पुथल या कुछ ऐसी चीज हो सकती है, देखने मिल सकती है? भारतीय जनता पार्टी में 8 दिन में बहुत उथल पुथल होती है एकदम। वहाँ से जब मैं समझता हूँ जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कहेंगे कि साहब हम मुश्किल में फंस गए और हमने सरकार बनाई हो, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमारा साथ नहीं, और दिल्ली से लेके भोपाल और भोपाल से लेके राहतगढ़, बिलेरा, सुर्खी, जयसी नगर तमाम कार्यकर्ताओं को काम पे लगा दिया जाएगा। जब आला कमान, जब वहाँ का डंडा जब घूमता है ना भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन का, और डांट फटकार जब उठेगी तो वो 8 दिन जो होंगे वो 8 दिन ये तय कर देंगे कि क्या होने वाला है। एक तो 8 दिन लास्ट के और आखिरी दिन मतदान का, बस यही होंगे। अभी सब कह रहा है ना चुनाव फंसा हुआ है और ये हो गए साहब, और पारुल साहू आ गई तो चुनाव में फाइट में आ गया। ये भारतीय जनता पार्टी को, पारुल साहू तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, वो जानती इस बात को कि क्या होगा। और अभी तो आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं वो भी जाएंगे और वो टाइट करेंगे मामले को। अगर ज़रा सी भी कहीं पर ढील दिखेगी तो टाइट करेंगे। इन सब चीज़ों के लिए कांग्रेस को तैयार रहना होगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ ना, जो मैंने कहा ना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को जब तमाम, अगर उनके जो प्रत्याशी हैं वो अगर ये कहते हैं कि साहब जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, तो वो दिल्ली से जो है ना चलेगा काम पे। वो दिल्ली से जब काम चलेगा तो नीचे तक एक दिन में सब कुछ, जो टेलीफोन जो इधर से उधर जो होंगे वो सब जो है ना बनाते चले जाएंगे। भाई यही भारतीय जनता पार्टी का सूत्र है और यही इस चुनाव का भी आगे या पीछे जो भी होगा यही कर देगा। बिल्कुल, अनुज गौतम जी से भी हम कहेंगे कि वो भी यहाँ पर जो है सवालात रखें और फिर उस पर बात होगी कि आखिर किस तरह का जो उपचुनाव का मजा है या रोमांच है वो यहाँ पर होने वाला है। सर, जनसंपर्क दोनों प्रत्याशी, जो एक तय प्रत्याशी और एक लगभग तय प्रत्याशी हैं, दोनों का चल रहा है। लेकिन इसके पहले सर जो सौगातों को लेकर जंग छिड़ी हुई है, भाजपा कह रही है कि मैंने सौगातें दी हैं, लेकिन जो भाजपा की पूर्व विधायक और अब कांग्रेस की प्रत्याशी हैं पारुल साहू, उनका कहना है कि उनका जब भाजपा का कार्यकाल था उस समय उन्होंने वह योजनाएं स्वीकृत कराई थी। तो अब कह रही नहीं ये बात, पहले क्यों नहीं कही? पहले भी कहना चाहिए था ना, जब जाना ही था कांग्रेस में तो पहले से कह देना चाहिए था कि ये तो हमने कराई। अब देखना यही दिलचस्प होगा ना कि वो सुर्खी की जनता क्या तय करती है कि देखो कोई भी चीज़ जनता को ना निगलवा देना कि कोई चीज़, हाँ कि जनता को ये मनवा देना कि ये हमने करा है, बस यही तो है ना। अगर आप वो इस मामले में कामयाब हो जाती हैं कि जो सौगातें मिली हैं, जो रिबन कटे हैं, जो लोकार्पण हुए, भूमि पूजन हुए, शिलान्यास हुए, जो भी हुआ, तो वो जनता को बता दें, जनता एक्सेप्ट कर ले कि हाँ आप ही नहीं करा, तो चुनाव हो जाएगा ना उनकी तरफ हो जाएगा। यही तो है ना कि आपको अब प्रचार किस अंदाज में, आपके साथ लोग किस तरह के काम कर रहे हैं, जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनकी वो कैसे जनता में बीच में जाके आपको प्रेजेंट करते हैं, बस यही तो है ना। सर, एक वीडियो वायरल हुआ है पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव का, जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल दी है, सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, जो तंत्र है उसको कटघरे में खड़ा किया है। तो क्या कहेंगे सर आप, क्या वजह है या क्या जरूरत रही कि मंत्री जो है उनको खुद रात में निरीक्षण करना पड़ा? गोपाल भार्गव जी ने तो लिखा है ना कि उनको कई दिनों से शिकायत मिल रही थी, शाहपुर की भी मिल रही है, उनके स्वास्थ्य केंद्र की, रैली के भी, गलाकोटा के भी, सब जगह की शिकायत मिल रही थी। अब गोपाल भार्गव जी तो स्कूटी उठाते हैं और चल देते हैं, तो वो पहुँच गए अस्पताल और उन्होंने जाके वहाँ देखा तो कोई डॉक्टर, नर्स, चपरासी कोई नहीं वहाँ पे। तो स्वास्थ्य सेवाओं की उन्होंने अपनी सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल तो खोली। और जो गोपाल भार्गव क्या मैसेज देना चाहते हैं, गोपाल भार्गव हैं, अब वो कब किस टाइम कैसा मैसेज देने, इधर चुनाव होना है, उधर औचक निरीक्षण चल रहा है, एकदम प्रशासन जो है ना वो तमाम प्रशासन का जो फोकस है वो गोपाल भार्गव की रहली विधानसभा और खासकर गलाकोटा के अस्पताल पर पहुंच गया। तो ये तमाम चीज़ें तो हो सकता है आने वाले दिनों में भी देखने को। इस वीडियो को लेकर कांग्रेस ने भी हाथों हाथ लिया है, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी, तो उन्होंने भी, अब तो कांग्रेस को तो मौका चाहिए ना,
तो विपक्ष को तो अगर मंत्री अगर जाते हैं किसी अस्पताल में औचक निरीक्षण करने और वहाँ पे अगर डॉक्टर नहीं मिलता और वीडियो वो वायरल करा देते हैं तो फिर तो विपक्ष को मौका मिलेगा और विपक्ष कहेगा कि ये जब पैंडेमिक जब चल रहा है, महामारी चल रही है और कोरोना जब कोविड-19 के दौर में जो है अस्पताल जो है डॉक्टरों से खाली हैं, मरीज़ सो रहे हैं, तो ऐसे हालात में आप वहाँ पे अगर कोई मरीज़ आ जाए, जैसे सपोज़ कीजिए कि कोई संदिग्ध जो कोरोना पॉजिटिव आ जाए रात में और वो दूसरे मरीजों के उसमें चला जाए, तो क्या कितनी बड़ी लापरवाही है, बहुत ज़बरदस्त लापरवाही है ये तो उसमें तो जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई किसकी हुई है, क्या हुई है, वो तो स्वास्थ्य विभाग ही जाने। लेकिन जब पेंडेमिक चल रहा 45 मरीज़ वहाँ पे मिल चुके हैं कोरोना के, और सागर से बिल्कुल सटा हुआ इलाका, बहुत सारे लोग आते जाते होंगे। सागर में तो खुद कितने 100 लोगों से ज़्यादा की तो मौत हो चुकी है यहाँ पे। तो ऐसे हालात में अगर अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिला, अस्पताल डॉक्टरों से पूछना चाहिए ना भाई आपको करना है कि नहीं करना, बता देना। कोरोना में अगर इतना अगर खौफ है तो वो फिर प्राइवेट करने लगे ना, नौकरी छोड़ने दूसरे को लेके आएंगे गोपाल वाला वहाँ पे। सर इससे सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जब एक कद्दावर मंत्री हैं जो सरकार में, उनके क्षेत्र में जब स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इस तरह से बेहाल हैं, तो जो प्रदेश के अन्य जिले हैं या जो पिछड़े हुए इलाके हैं वहाँ पर तो हालात नहीं। हम आप ये देखिए कि गोपाल भार्गव जिस अस्पताल में रहते, जो उस अस्पताल में जब लाइट जब पहुँचे तो वहाँ के अस्पताल तो अच्छा बना हुआ है ना, और अच्छी वहाँ पर सुविधाएं भी हैं, बाकायदा टेबल भी रखे हैं और अच्छे बिस्तर भी हैं वहाँ पर डॉक्टर अच्छे नहीं हैं, मतलब इलाज अच्छा नहीं हो रहा। तो वो जो गोपाल भार्गव खुद कहते हैं कंक्रीट का जो एक जाल से बिछाने की क्या ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है कि जो उन्होंने एक अगर औचक निरीक्षण किया है और उन्होंने वो दीजिए नाराज़ होकर वहाँ से निकले नहीं कि बहुत बढ़िया ऐसा करते हुए, तो डॉक्टरों को कम से कम ऐसी पेंडेमिक के ज़माने में ना अपनी जिम्मेदारी तो समझनी चाहिए थी ना। सर मेरा कहना ये है कि जो पीडब्ल्यूडी मंत्री के क्षेत्र में जब इस तरह की जो डॉक्टर है वहाँ पर उनको इसका ख्याल नहीं कि मंत्री जी आ सकते हैं या जाते नहीं होंगे वो इस तरह से, तो उनको लगा कि वो नहीं आएंगे तो अस्पताल से गायब हो गए। तो जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं जहाँ पर कोई सरकारी अस्पताल, देखिए आप सरकारी जो अधिकारी जो होते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं, उनसे आप जब बात करोगे ना तो स्वास्थ्य सेवाएं तो बिल्कुल ठप हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पे ज़्यादा कुछ है नहीं है। सरकारी अस्पताल में अगर आप चले आओ ना तो सरकारी अस्पताल में तो जाने में डर लगता है ना कई दफ़ा, जो छोटे मोटे होते हैं। ये तो बुखार खांसी के लिए है ना बस, इसके अलावा अगर कोई ज़रा सा भी वो हो तो वो कहते हैं वहाँ भोपाल रेफ़र कर देते हैं, तो सागर रेफ़र कर दिया, तो बुंदेलखंड मेडिकल पहुँचा दिया, तो जबलपुर पहुँचा दिया। ओ भाई यहाँ पे काय के लिए बिठाया है फिर? यहाँ पे जब इतना तो कम से कम हैंडल कर सकते हो कि वो वहाँ पे, लेकिन हाथ ऊपर कर देते हैं नहीं 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 डॉक्टर फिर किस लिए? और वहाँ पे ज़्यादातर लोग सरकारी अस्पताल में मैं समझता हूँ क्या बिलीव करते हैं, क्या भरोसा है? मैं समझता हूँ तो नहीं। लोग प्राइवेट में ज़रूर भागते हैं, प्राइवेट में जो है वो बस वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, अगर खांसता हुआ भी आदमी चला जाता है उसे भी लिटा लेते हैं, वो तो वहाँ पे वो उठा के देख लीजिए प्राइवेट अस्पतालों में किस तरीके से पेंडेमिक के ज़माने के अंदर क्या कमाई करी है उन्होंने। कमाई का ज़रिया बन गया है ना। आपको देखो वो क्या है, सरकारी अस्पताल में ना सब सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वहाँ कोई काम नहीं करना चाहता, और जहाँ पे काम हो रहा तो वहाँ पर जेब खाली कर देते हैं। सर इस तरह की जो कार्रवाई हुई इसके बाद CHMO ने कुछ लोगों को निलंबित किया है, कुछ लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और कहा है कि अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो इस तरह की जो कार्रवाई हुई है ये स्वास्थ्य विभागों में किस डॉक्टर को दिया है ना कारण बताओ नोटिस, डॉक्टर को दिया। डॉक्टर तो घर बैठ के कमा लेते हैं ना, उन्हें तो पता है ना कि हम तो कमा लेंगे, हम तो निलंबित हो जाएंगे तो घर में चला लेंगे ना काम। हाथ देगा 200 रुपये, आजकल तो डॉक्टर इतने दूर बैठ के देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा डर डॉक्टर को ही लग रहा है इससे, पेंडेमिक से। इससे ज़्यादा तो किसी को डर भी नहीं लग रहा। आप जाइए तो किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए, कहाँ से फीस भी बढ़ा दी, जहाँ 150 लेते थे अब 200 लेते हैं, और इतने दूर बैठ के वो वहाँ से वो मरीज़ को देख रहा। अरे अच्छी बात है मरीज़ को देखा, PPE किट पहन के भाई, अरे कुछ जांच भी तो होती है ना, कोई ब्लड प्रेशर चेक करना है या हार्ट बीट चेक करनी है, या वो तो दूर से प्राइवेट में आप चले आइए, प्राइवेट में तो और दूर बैठेंगे ना। डॉक्टर को तो ऐसा लग रहा है कि पेंडेमिक उन्हीं के लिए आया और किसी से तो अब वो सोचते हैं कि सब क्या हो सकता है, आपको क्या पता कोरोना वाला आ गया, वो संदिग्ध है तो सरकारी अस्पताल पहुंचा दो ना भाई। तो डॉक्टरों ने तो ना सब बेकार करके रखा। सर आखिरी सवाल है कि इस तरह का जो मंत्री ने निरीक्षण किया है ये और जो कार्रवाई हुई है, तो और जगह की जो व्यवस्था है उनमें कुछ सुधार होगा, कुछ फर्क पड़ेगा? फ़र्क तो आना चाहिए ना। मंत्री जब रात को 2:30 बजे जब वहाँ पे पहुँच रहे हैं और देख रहे हैं सब कुछ,
और उसके बाद भी अगर हालात सुधर नहीं रहे हैं तो ये तो फिर बदकिस्मती है। सर वापस उपचुनाव की ओर आते हैं। हम एक सवाल और आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे। समय कम है, आज 3 तारीख है और 3 तारीख यानी 3 नवंबर को ही वोटिंग होनी है, लेकिन अब ये तो देखा जा रहा है कि जब से पारुल साहू कांग्रेस में शामिल हुई हैं उसके 2 से 3 दिन बाद ही वो चुनाव प्रचार के लिए, जनसंपर्क के लिए मैदान में निकल गई थी और उनका जारी भी है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत तो काफ़ी समय से लगे हुए हैं। तो सर ऐसे में क्या माना जाए कि अभी फिलहाल दोनों की स्थिति मतलब किसकी बेटर मानी नहीं, जाए? अभी तो नॉर्मल जा रहा चुनाव, आप देखिए इसको, नॉर्मल चुनाव जा रहा है। अभी कहीं से कोई बयानबाजी नहीं हुई, अभी कोई चुनाव, अभी आप आने दीजिए ना, मैं आप बता रहा हूँ ना कि अब आखिरी के जो 8 दिन होंगे ना, वो जो ऑब्जर्वर यहाँ आएंगे उनको भी दोनों ये शिकायतें करेंगे, कलेक्टर साहब के पास भी जाके ये शिकायतें करेंगे एक दूसरे की, ये खूब वहाँ पर शिकायतें भी होंगी और वही आगे निकल जाएगा जिसका पोलिंग बूथ मजबूत होगा और जिसकी जो है ना क्षेत्र में अच्छी मजबूत पकड़ होगी और जो वोटर को लेके जाएगा। ये यहाँ पे ना पारुल यहाँ पर कमज़ोर है, यहाँ पे कि वो, क्योंकि गोविंद सिंह राजपूत ने ग्रिप बना रखी है वहाँ पे, लगातार आप देखिए वहाँ ग्रिप है, वहाँ पे हर पोलिंग बूथ पे 2-4 आदमी उनके मौजूद हैं वहाँ पे, तो एक ग्रिप है। और जब 8 दिन रह जाएंगे तो उसके बाद ही ये चुनाव फिर अच्छी तरीके से स्थिति स्पष्ट होती चली आएगी कि दरअसल पूरी की पूरी कंडीशन है क्या। बिल्कुल। तो सागर जिले की सुर्खी विधानसभा में जो उपचुनाव होना है, इसके अलावा जो मध्य प्रदेश की 28 सीटें हैं टोटल, सुर्खी विधानसभा भी उसमें शामिल है। और देखने वाली बात होती है कि क्योंकि देखिए समय जो है वो धीरे धीरे निकल रहा है और जाहिर सी बात है कि धड़कनें यहाँ पर बढ़ रही होंगी। तो देखेंगे हम कि क्या रोमांच आने वाले दिनों में देखने को मिलता है। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सोनालिका ट्रैक्टर, हर किसान की पहली पसंद। लोड कैसा भी हो, खींचे सोनालिका ट्रैक्टर। विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला ट्रैक्टर, भारत की धाक 100 से ज्यादा देशों में जमा रहा है सोनालिका ट्रैक्टर। 6 लाख से अधिक किसानों की खुशहाली का साथी सोनालिका ट्रैक्टर। पिछले 20 सालों से 20 HP से लेकर 110 HP तक के हैवी ड्यूटी के ट्रैक्टर बना रहा है सोनालिका ट्रैक्टर। अधिकृत विक्रेता वीरेंद्र पूनम पटेल, साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, गल्ला मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।